अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल हुई करेंसी फ्यूचर्स के ऊपर। करेंसी फ्यूचर्स के बारे में हमने जो बातें डिस्कस की, सीखी, मैं अगर क्विकली उनका रीकैप करूं। करेंसी फ्यूचर जस्ट लाइक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये भी करेंसी खरीदने बेचने का ही एक एग्रीमेंट होता है फ्यूचर में, लेकिन इसके कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनमें से कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 क्या जी, क्या क्या है? सबसे पहले हर करेंसी का अवेलेबल नहीं होता, सिलेक्टेड करेंसी के अवेलेबल होते हैं फ्यूचर्स। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट साइज का कॉन्सेप्ट यहां पे होता है। किसी मर्जी क्वांटिटी में आप करेंसी की खरीदो फरोख्त एग्रीमेंट नहीं कर सकते। इन द मल्टीपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज आप इसका एग्रीमेंट बाइंग सेलिंग करते हैं। और तीसरी सबसे अहम चीज, नॉन डिलीवरेबल। ये नॉन डिलीवरेबल एग्रीमेंट होते हैं। आपने एग्रीमेंट टू बाय अगर करना है, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू एग्रीमेंट टू बाय करना है, तो उसकी टर्म यूज होती है बाय करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो आपके लिए टर्म यूज होती है सेल करेंसी फ्यूचर्स। आप बाय और सेल एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे आते हैं? अमाउंट टू बी हेज डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बाइंग या सेलिंग से हेज सेटअप करते हैं। फिर जब आपकी ट्रांजैक्शन की एक्चुअल सेटलमेंट का वक्त आता है, तो आप मार्केट रेट से जो डिफरेंस होता है अपने कॉन्ट्रैक्ट रेट का, वो एक्सचेंज से गेन लॉस में सेटल कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरेबल है, क्योंकि करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नॉन डिलीवरेबल है, उनमें करेंसी हमें मिलनी नहीं है, बल्कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट रेट और सेटलमेंट के वक्त का जो मार्केट का स्पॉट रेट है उसका डिफरेंस हम लेन देन की सूरत में एडजस्ट कर लेते हैं। हम लेन देन की सूरत में एडजस्ट कर लेते हैं एक्सचेंज से। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हम बैंकों से नहीं, फ्यूचर एक्सचेंजेस के थ्रू उनमें डील करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर हमने गेन लॉस की वर्किंग पे बात की थी, और उसमें हमने कॉन्सेप्ट, कुछ टर्म्स देखी थी। टिक, वैल्यू ऑफ टिक, और फिर टिक की मेजरमेंट। हमने टिक या टिक साइज का था प्राइस में मिनिमम मूवमेंट को। अगर हमें प्राइस डॉलर पर पाउंड अगर कोट हो रही है 1.4523, तो हमने कहा था ये 4 डेसिमल की प्राइस है। इसका टिक, या इसको हम टिक साइज कह लें, इज 0.0001 डॉलर पर पाउंड। ठीक है, और अगर हमने सेल का एग्रीमेंट किया, ठीक है, हमने पाउंड सेल का एग्रीमेंट किया, मतलब हमें 1.4523 पे पाउंड सेल करना था। मार्केट में रेट जब सेल करने का आया, तब से आ गया 1.4322। हमने एग्रीमेंट किया था हम इस रेट पे बेचेंगे, मार्केट में हमें इस रेट पे पाउंड बेचना पड़ा। ठीक है जी, ये डॉलर में प्राइस है, पाउंड की प्राइस है, डॉलर में प्राइस पाउंड की है। ठीक है, पाउंड की प्राइस डॉलर में गिवन है, तो हमने पाउंड बेचने का एग्रीमेंट किया इस रेट पे। स्पॉट रेट लेटर ऑन यहां पे आ गया, तो बताओ हमें नफा हुआ नुकसान हुआ? हमें नफा हुआ नुकसान हुआ? हमारा एग्रीमेंट इस रेट पे बेचने का है, और मार्केट में हमें स्पॉट रेट ये मिल रहा है, तो हमें फायदा मिल रहा है ना, कि अगर हमने एग्रीमेंट किया तो हम एग्रीमेंट किया से महंगा बेच पा रहे हैं, हमें गेन आ रहा है। कितना गेन आ रहा है? 0.0201 डॉलर्स पर पाउंड। इसको हम डॉलर 0.0201 लिखेंगे, या इसको हम 201 टिक्स भी लिख सकते हैं। ये 201 टिक्स का गेन है, या 0.0201 डॉलर पर पाउंड का गेन है। अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट साइज इज पाउंड 125,000, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1,25,000, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स सोल्ड आर 10। हमने कॉन्ट्रैक्ट बेचे हुए थे ना। अगर 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट का साइज है और कॉन्ट्रैक्ट हमने 10 बेचे हैं, तो हम टोटल गेन 2 मेथड से निकाल सकते हैं। टोटल गेन निकालने का एक तरीका है, हमें 0.0201 डॉलर पर पाउंड का गेन हुआ है, और हमें टोटल गेन हुआ है 10 कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 पाउंड पे, तो टोटल गेन कितना बना? 25,125 डॉलर। करेंसी साइन के बगैर कुछ लिखना नहीं है, बोलना नहीं है। हमें 0.0201 डॉलर्स पर पाउंड का गेन है, तो ये इतने डॉलर पर पाउंड का गेन है। टोटल इतने पाउंड है, तो टोटल गेन डॉलर में आएगा। 25,125 डॉलर का टोटल गेन है। एक तरीका है ये गेन कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका टिक मेथड है। टिक मेथड में हमने पढ़ा था, गेन निकालने का तरीका है, गेन आपका निकलता है नंबर ऑफ गेन इन टिक्स इनटू वैल्यू पर टिक इनटू कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट्स इट। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा मेथड है। तो जनाब, गेन इन टिक्स 201, वैल्यू पर टिक, वैल्यू पर टिक में एक वर्किंग अगर लेके आऊं आपके सामने,
तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं हमारे पास। वर्किंग वन, वैल्यू पर टिक क्या होती है जी? ए वैल्यू पर टिक होती है कॉन्ट्रैक्ट साइज मल्टीप्लाइड विद टिक साइज। बिल्कुल ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज है 1,25,000 पाउंड इंटू $.0001। तो वैल्यू पर टिक कितनी है? करेंसी $12.5, ये वैल्यू पर टिक है। तो जनाब लीजिए जी $12.5। तो सेम वैल्यू जो यहां कैलकुलेट की 25, $125 इधर से भी आती है। तो आप गेन ऐसे भी निकाल सकते हो, गेन ऐसे भी निकाल सकते हो, या लॉस है वाइस वर्सा, लॉस को भी ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कल की डिस्कशन का मैंने एक क्विक रिकैप ओवरव्यू दिया। एक क्वेश्चन पास पेपर का, जिन लाइंस पे हमने कल इलस्ट्रेशंस की थी उन्हीं लाइन पे एक पास पेपर का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिया गया था, और एक पास पेपर का क्वेश्चन जो 22 ऑटम 22 का है वो हमने क्लास में करना है। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सी टाइम का था? मॉडल पेपर, क्वेश्चन नंबर 2 मॉडल पेपर का था। ये आपको होम असाइनमेंट में दिया गया था। और अब हमने जो क्वेश्चन देखना है ऑटम 22 का क्वेश्चन 8 है। ये आपकी किताब के एंड पे अवेलेबल है। ऑटम 22 टाइम किताब का जो आखिरी पेज है ना आपका, आखिरी प्रिंटेड पेज, उस पे अवेलेबल है। तो जनाब जरा इस पे आ जाइए। तो बताने का मकसद ये है कि हम तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, वैल्यू पर टिक दे दिया। सर उसने करेंसी जो हमें दी थी ना वो 2 डेसिमल तक थी, तो इसका मेरे ख्याल से मकसद ये नहीं हो सकता ना कि हमने करेंसी 4 डेसिमल तक लिखनी है। बेटा एक मिनट, आप मुझसे बात करें क्वेश्चन 2 की बात करें हैं। क्वेश्चन 2 में आपकी कोई क्वेरी है? लेट्स ब्रिंग क्वेश्चन 2 इन फ्रंट, फिर हम बात करते हैं उस पर। लीजिए जी, ये क्वेश्चन 2 आ गया हमारे सामने। अब बोलिए इसमें क्या मसला है भाई? वैसे इसमें वैल्यू की को दे दिया 12.5, तो इसने लिखी जो करेंसी की वैल्यू रेट दी है वो 1 डेसिमल तक दी है। तो बेटा यहाँ पे इसने 2 तक दी है, यहाँ पे इसने 3, बट जो उसने रिक्वायरमेंट आपसे मांगी उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने में व्हाट इज वरिंग यू? क्या मसला? रिक्वायरमेंट तक पहुंचने में मसला है या आपको रिसर्च करते उसमें कोई दिक्कत आई आपको? रिक्वायरमेंट तक तो पहुंच गया। मैं पहली बात यहाँ पे खत्म कर लें, रिक्वायरमेंट तक पहुंच के सवाल खत्म हो गया। ठीक है, उसने आपको जो डाटा दिया उससे रिक्वायरमेंट एड्रेस होगी, सवाल खत्म हो गया। अब आप क्या करना चाह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हमें करेंसी को जब भी लिखना है वो डेसिमल वगैरह का ख्याल रखना रेट का, तो अब हम रेट में कितने डेसिमल तक लिखेंगे करेंसी को? बेटा जितना एग्जामिनर यहाँ पे 1 डेसिमल लगाया, इधर मैं देखना 2 लगा दिए, इधर 3 लगा दिए। ठीक है, ठीक से ये मालूम हो रहा है कि 4 तक लिखा हुआ है सर। मालूम करके करना क्या तुमने मुझे बता? इससे तो हमारी टिक की वैल्यू डिसाइड होगी। बेटा टिक की वैल्यू उसने दे दी आपको, आपने क्या डिसाइड करना है? नो, टिक की वैल्यू उसने आपको दे दिया, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट इट। आपको हर्डल कहाँ? मैं फिर बहुत मेरे सवाल सुनो, आपको जो उसने रिक्वायरमेंट मांगी है उस रिक्वायरमेंट तक पहुंचने में हर्डल कहाँ पे है? पहले इसका जवाब दो। हर्डल थी कोई? सवाल उसने ज्यादा डाटा दिया उसके हिसाब से सवाल हल हो गया ना। ठीक है, तो ये उसने यही टेस्ट किया था कि डाटा दिया सवाल हो जाता है, तो उसने इसलिए डाटा ठीक दिया। अब अगर आपको 4-3 डेसिमल का मसला है तो भाई इसके आगे 3 जीरो डाल के 4 डेसिमल पूरे कर लो, इसके आगे 2 जीरो डाल के 4 डेसिमल पूरे कर लो, इसके आगे 1 जीरो डाल के डेसिमल पूरे कर लो। जीरो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्वायरमेंट फिर आप पहले वो तो मैंने पहले हल कर लिया मसला, रिक्वायरमेंट में आपको दिक्कत कोई है ही नहीं। सवाल तो इस इन्फॉर्मेशन के बगैर ही खत्म हो गया ना। 4 डेसिमल है, 2 डेसिमल है, 1 डेसिमल है, सवाल तो उसके बगैर हल हो गया आपका। वो तो हम वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बात कर रहे हैं भाई, एक ये फर्क है क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके आगे 3 डेसिमल लगाओ 4 पूरे हो जाएंगे, ना भी लगाओ इसको 174 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ा, डेसिमल 0 लगाने से वैल्यू नहीं बदलती, तो ना भी लगाओ कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें चाहिए 4 डेसिमल पे जाना तो इसके आगे 3 जीरो लगाओ, इसके आगे 1 लगाओ, 4 डेसिमल पूरे हो गए अगर जरूरत है तो। बट यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने खुद कहा सवाल हल हो गया था हमारा वैसे। ये तो हम डिस्कशन से एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अगर आपको वैल्यू ऑफ टिक ना दी जाए तो फिर वो क्वेश्चन इस चीज का ख्याल रखे कि प्राइस आपको अप्रोप्रिएट हिसाब से दे, क्योंकि प्राइस के लिए आपको फ्यूचर की प्राइस गिवन होगी तो वहां से आप टिक साइज निकालोगे, और वहां से टिक साइज से फिर आप वैल्यू ऑफ टिक में जाते हो, टिक साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। और उसमें जनरल गाइडलाइन मैंने आपको यही दी है कि फ्यूचर की प्राइसेस 4 डेसिमल तक कोट होती हैं और अकॉर्डिंगली टिक साइज 0.0001 होता है। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन यही है। तो एग्जामिनर अगर आपसे टिक साइज खुद कैलकुलेट करवाना चाहेगा तो आपको प्राइस उसी अंदाज में वो कोट देगा। अभी उसने जो वैल्यू ऑफ टिक दे दी ना, तो इसलिए उसने कैजुअल बिहेवियर शो किया अपना राइटिंग में, लेकिन वो कैजुअल बिहेवियर हमें कोई नुकसान नहीं दे रहा, हमारा सवाल हो रहा है बगैर किसी दिक्कत के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 ये है जी ऑटम 22 क्वेश्चन 8। क्वेश्चन है जी ये 6 नंबर का, 3 पार्ट्स हैं 2-2 नंबर के। पहला पार्ट सेट अप द हेज फॉर डॉलर सीट, सेकंड पार्ट कंप्यूट द गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। पहले टिक्स में गेन लॉस कंप्यूट करना है, फिर कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ के ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, गेन लॉस फ्यूचर के बाद इफेक्टिव रेट क्या पड़ा, ये सारी कैलकुलेशन कल हमने की हुई है। बहरहाल एक सवाल आपने घर पे किया, एक सवाल ये भी देख लेते हैं, इसमें कोई चैलेंज हमें आता है कि देख के नहीं। ऑन 1 सितंबर कराची काइट्स लिमिटेड के प्लान्स टू हेज मार्केट रेट रिस्क ऑफ एन एक्सपोर्ट रिसीट अमाउंटिंग टू $2 million which is expected to be received on 30th November। 1 सितंबर को, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, 3 महीने बाद 30 नवंबर को पैसे आने उसको हेज करे जा रहे हैं। द करंट स्पॉट प्राइस पर डॉलर इज 208। KK intends to hedge the currency risk through futures. A future contract is for $120,000, ये contract size आ गया, and is available in standard lot sizes of 1 with a tick value of 12 रुपए।
ठीक है जी, 12 रुपए उसने टिक वैल्यू भी दे दी। फॉलोइंग फ्यूचर रेट्स आर अवेलेबल। अच्छा जी, मेरा ख्याल था शायद मेरे ज़हन से चीज़ें निकल जाती हैं, भूल जाता हूँ। हमें उसने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमारे लिए रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? नवंबर। अच्छा जी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। द स्पॉट रेट ऑन 30 नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी 218.5। सेटअप द हेज फॉर यूएस डॉलर रिसीट। पहले हमें हेज सेटअप करना है 1 सितंबर को, तो हम कर रहे हैं ऑटम 22 का क्वेश्चन 8 और हम पार्ट ए में हेज सेटअप, करेंसी फ्यूचर हेज सेटअप करने जा रहे हैं। आपको कल बताया गया था कि सेटअप करते हुए हमें कुछ गालबन से 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक, हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय का करना है, सेल का करना है। सेल, हमें डॉलर रिसीट को ऐड करना है ना, डॉलर की सेल को ऐड करना है, तो हमें सेल डॉलर फ्यूचर्स करने हैं। फिर दूसरी चीज, किस डेट का, यहां पे डेट भी आ गई, हमें नवंबर के फ्यूचर और साथ रेट भी लगा दो। क्या रेट है जी? ₹213.5 पर डॉलर, ये रेट हो गया जी। हमें डॉलर फ्यूचर सेल करने हैं नवंबर तारीख के इस रेट पे, और कॉन्ट्रैक्ट्स कितने? अमाउंट टू बी हेज्ड $2 million डिवाइडेड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज $120,000, 16.67, राउंड ऑफ करेंगे 17 कॉन्ट्रैक्ट। लीजिए जी, यह सेटअप हो गया 2 नंबर का पार्ट, कि हमें 1 सितंबर को डॉलर फ्यूचर सेल करने हैं, नवंबर के फ्यूचर इस रेट पे सेल करने हैं, और 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं। नहीं, डेट जरूरत नहीं है, ये नवंबर फ्यूचर आ गया ना, नवंबर फ्यूचर, डेट जानी जरूरी नहीं है। नवंबर का एक ही फ्यूचर है, नवंबर फ्यूचर, उसकी मैच्योरिटी डेट 30 नवंबर है, बट इसका नाम नवंबर फ्यूचर ही होता है। तो हमने नवंबर फ्यूचर डॉलर के सेल करने हैं, प्राइस नवंबर फ्यूचर की 213.5 है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हमने राउंड ऑफ करके 17 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं। दिस इज द पार्ट ए, सेटअप द हेज। सेटअप हो गया, 2 नंबर स्कोर हो गए यहाँ पे। कंप्यूट द गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स। गेन लॉस के लिए हम क्या करते हैं जी? हम 30 नवंबर पे पहुंचते हैं, जब मैच्योरिटी डेट आती है गेन लॉस वहां पे निकलता है ना। 30 नवंबर को हम अपने कॉन्ट्रैक्ट रेट को स्पॉट रेट से कंपेयर करते हैं। पार्ट बी, हम 30 नवंबर पे आएंगे, हमने सेल फ्यूचर किया हुआ है, सेल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है 213.5 पे, और स्पॉट आ गया 218.5 पे, हमें हो गया है लॉस। ऐसा ही है, हमें एग्रीमेंट के तहत 213.5 पे डॉलर बेचने हैं, मार्केट में बिक रहा है डॉलर इतने का, हमें डॉलर बेचने पे नुकसान हो गया मार्केट से, हमें आया लॉस। रुपीज पर डॉलर की टर्म इट इज 5 रुपीज, ये है जी लॉस। लेकिन अब उसने हमसे मांगा टिक्स में लॉस। अब टिक्स में लॉस जब देना है, यहां पे वो बात आपके साथी ने जो सवाल किया था वो आ गया कि भाई उसके लिए हमें टिक का साइज चाहिए, तो टिक साइज हम यहां से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू ऑफ टिक है ना, वैल्यू ऑफ टिक कहां से आती है? वैल्यू ऑफ टिक होती है टिक साइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। मैं एक वर्किंग से टिक साइज यहां पे मेजर कर लेता हूं, तो टिक साइज मेरी यहां पे जो निकलेगी, इट विल बी वैल्यू ऑफ टिक डिवाइडेड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। यहां से मेरा टिक साइज निकलेगा 12 रुपए तकसीम 1,20,000 डॉलर, तो ये निकलेगा ₹0.00001 पर डॉलर। ये मेरा टिक साइज है। इफ दिस इज टिक साइज, इसको 4 डेसिमल पे ले जाओगे तो ये आपका बन जाएगा लॉस 50,000 टिक्स। मेरा लॉस 50,000 टिक्स का आ गया, ठीक है। तो मुझे लॉस रुपीज में रेट, बल्कि रेट उसका रेट तो 1 डेसिमल पे था ना, रेट तो 1 डेसिमल पे था, तो हमने 5 रुपए का लॉस था। हमसे पूछा गया था गेन लॉस टिक्स में बताओ, गेन लॉस टिक्स में बताओ। 5 रुपए पर डॉलर का लॉस है, टिक्स में ये 50,000 बनता है। उसके लिए आपको अगर शो करना है तो 5 रुपए तकसीम 0.0001 ऐसे शो कर दो, 50,000 आ गया। 50,000 यार, ठीक है। तो 5 रुपए डिवाइड विद टिक साइज, ये नंबर ऑफ टिक्स आ गया। गेन और लॉस इन रुपीज डिवाइडेड विद टिक साइज, गेन और लॉस इन टिक्स आ गया। 4 डेसिमल पूरे करके कोमा लगा दो, या इस तरह कर लो, गेन और लॉस इन रुपीज ओवर टिक साइज, गेन और लॉस इन टिक्स आ गया। तो ये हमारा पार्ट कंप्यूट गेन लॉस इन टर्म्स ऑफ टिक्स, पार्ट बी पूरा हो गया। पार्ट बी गेन लॉस इन टिक्स आ गया। इसके बाद बारी आई पार्ट सी की। पार्ट सी है जी कंप्यूट द इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे निकाला जाता है जी, को बताएगा, जबानी स्टोरी बता देगा इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के क्या स्टेप्स हैं इस केस के रेफरेंस से। नेट रिसीट्स को डॉलर से डिवाइड करेंगे, और नेट रिसीट कहां से आएगी? डॉलर को मार्केट में बेचेंगे और उसमें से लॉस डिडक्ट करेंगे, वो नेट रिसीट आएंगे हमारी।
नेट रिसीट को डिवाइड कर दो डॉलर से जो बेचे आपने, तो इफेक्टिव रेट आ गया। तो जनाब हम अब इफेक्टिव रेट के लिए पार्ट सी पे चलते हैं। तो हम पहले लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग $2 मिलियन इन स्पॉट। स्पॉट पे बेचेंगे आप 218.5 पे, $2 मिलियन बेचेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज इन मिलियन में, बोलो 437 मिलियन रुपीज। ठीक है जी, हमने प्रोसीड्स बेचे, इसमें से लेस करना है लॉस इन फ्यूचर। लॉस हमारे पास टिक्स में अवेलेबल है, उस टिक्स को वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं? टिक्स इनटू वैल्यू पर टिक इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रुपीज इन मिलियन में बोल दो। ये रुपीज आएंगे, रुपीज को मिलियन में बना के बोल दो। 10.20 लेस कर दो, ये आपकी नेट प्रोसीड्स आ गई 426.80, और यहां से इफेक्टिव रेट निकाल लो 426.8 ओवर 2 मिलियन। ये मिलियन रुपीज में है, ये मिलियन डॉलर आ गए, तो रेट आ गया कितना जी? लीजिए जी, ये हमारे पास इफेक्टिव रेट आ गया। ये आखिरी पार्ट 2 नंबर का वो भी कंप्लीट हुआ। तो 6 नंबर हमारे पार्ट ए 2 नंबर, पार्ट बी यहां तक 2 नंबर विद दिस वर्किंग, और ये पार्ट सी 2 नंबर। 6 नंबर का पार्ट करेंसी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन बेसिक लेवल जो हमने इलस्ट्रेशन से सीख लिया उसी के आसपास रहेगा। तो जैसे हमने इलस्ट्रेशंस देखी, दो क्वेश्चन देख लिए, एक मॉडल पेपर का, एक ये। तो अगर इन क्वेश्चंस को हमने समझ के कर लिया तो अपरेंटली उम्मीद यही है इंशाल्लाह कि इनसे बाहर कुछ चीज़ आपको फ्यूचर में आने वाली नहीं है, क्योंकि इसके बाहर की चीज़ें जो है वो फिर जैसे मैं अभी तक जो इंप्रेशन दिया गया है वो CFF 4 में जाती हैं। एनी क्वेश्चन? करेंसी रिस्क फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना शायद नहीं है कैप लेवल पे। इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उनके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट्स और कैलकुलेशंस को आप लॉजिकली एब्जॉर्ब करो, और वो इन्हीं क्वेश्चंस को लिमिटेड प्रैक्टिस हमारे पास अवेलेबल है, इसी लिमिटेड प्रैक्टिस से ही आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, और भी शायद क्वेश्चन मिलेंगे आपको दाएं बाएं, मे भी किताब में मिल जाए, बट जो क्लास क्वेश्चन हमने क्लास में करनी है इन्हीं को आपने समझ के किया हुआ तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आपका कहीं नहीं जाएगा। जी बेटा, आप सवाल करना चाहते हैं? बेटा इफेक्टिव रेट हमने निकाला है कि हमने $2 मिलियन बेच के जो नेट पैसे मिले हैं, तो हमें ये पैसे किस रेट में, $2 मिलियन में किस रेट में बिके हमारे नेट? ये $2 मिलियन से पैसे मिले ना हमें। बेटा मैंने कहा था इसके इक्वल आएगा अगर राउंडिंग ऑफ ना हो तो, अगर राउंडिंग ऑफ ना हो तो, अगर राउंडिंग ऑफ ना हो इसके इक्वल आएगा, लेकिन चूंकि राउंडिंग ऑफ है इसलिए 10 पैसे का फर्क आ गया। ये 50 है, हमारा आंसर 40 आया। राउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अगर कॉन्ट्रैक्ट राउंड ऑफ ना हुए होते तो एक्जैक्टली मैच हो जाता। जैसे कल हमने 2 एग्जांपल की थी, एक में फर्क आया था, एक में एग्जैक्ट मैच हो गया था। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब हम दोबारा आते हैं अपनी नेक्स्ट टूल की तरफ। फ्यूचर को हमने कवर कर लिया, अब इसके बाद बारी है करेंसी ऑप्शंस की। अच्छा जी, अभी तक हमने जो टूल्स पढ़े हैं, एक पढ़ा FRA, एक पढ़ा मनी मार्केट, एक पढ़ा फ्यूचर। इन तीनों टूल से जो चीज हमने हासिल की FRA में, जब हम आज एग्रीमेंट टू बाय और सेल आफ्टर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स कर लेते हैं, आज जब एग्रीमेंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डॉलर की पेमेंट करनी है, लेट्स अज्यूम हमने डॉलर की पेमेंट करनी है आज से 3 महीने बाद, हमने FRA कर लिया। हमें FRA हल क्या करता है? FRA टू बाय डॉलर इन 3 मंथ्स कर लो। लेट्स अज्यूम हमने डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट किया 3 मंथ्स में 285 पे। अब 3 महीने बाद 2 पॉसिबल सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी है रेट मार्केट में स्पॉट जो चल रहा है, मार्केट में जो रेट स्पॉट चल रहा है 3 महीने बाद वो 290 पे चला गया। और अगर ये ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या हम अपने फैसले पे खुश हैं या दुखी हैं? हमने एग्रीमेंट टू बाय किया हुआ 285 पे, 3 महीने बाद हमने एग्रीमेंट किया हुआ हम डॉलर 285 का खरीदेंगे, 3 महीने बाद मार्केट में रेट चल रहा 290। वी आर हैप्पी ऑन दिस एग्रीमेंट कि हम बड़े अक्लमंद हैं, हमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया, हमने एग्रीमेंट पहले कर लिया था, हमें पता था डॉलर ने बढ़ जाना है, हम बच गए, हमारा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, सागदार साहब आए में कुछ भी कर सकते हैं भाई, तो हो सकता है वो ऐसा कोई काम कर दें, और ऐसा काम कर दिया तो इट विल मेक अस सैड कि हमने एग्रीमेंट क्यों किया, क्योंकि ये तो बाइंडिंग है, एग्रीमेंट कर लिया 285 का खरीदना,
डॉलर ऊपर जाए डॉलर नीचे जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें 285 का लेना है। अगर डॉलर महंगा हुआ वी आर हैप्पी, लेकिन अगर डॉलर नीचे चला गया वी विल रिग्रेट कि हमने ये फैसला क्यों किया। अच्छा बाय द वे, आप एफआरए करो, आप लॉक हो गए हो, रेट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अच्छा रेट ऊपर जाए, इस केस में पेमेंट के केस में यू आर हैप्पी, रेट नीचे जाए यू हैव रिग्रेट। मनी मार्केट से हेज करो, यू आर लॉक, आप लॉक हो गए, रेट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर वही बात, रेट ऊपर गया इस केस में यू आर हैप्पी, रेट नीचे गया यू हैव रिग्रेट। रिसीट के केस में भी ऐसा ही होता है ना, कभी खुशी कभी गम, वहां पे भी चलता है ऐसे। आप फ्यूचर से करो तो भी ऐसा ही है, लॉक, ऑलमोस्ट लॉक ना, 10 पैसे का फर्क पड़ा ना, तकरीबन लॉक ही है ना, रेट ऊपर जाए नीचे जाए कोई असर नहीं पड़ा हमें। अच्छा अब ये एक तरफ तो फायदा है, लॉक होना एक तरफ फायदा है, लेकिन उस सूरत में फायदा जब रेट ऊपर जा रहा है, लेकिन नीचे जाने में रिग्रेट आ जाता है। ऑल्दो हमने रिस्क मैनेजमेंट में यह बात की, हम नफा नुकसान में इंटरेस्टेड नहीं है, बट है तो इंसान ही ना, दिल तो एंजॉय करता है ना जब रेट ऊपर नीचे होता है। मतलब दुख तो होता है यार क्यों मिस कर दिया हमने क्यों ये फैसला कर लिया। तो वी हैव अ टूल जिसको हम कहते हैं करेंसी ऑप्शन। ऑप्शन में यू डोंट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय, यू गेट एन ऑप्शन टू बाय। कभी दिल करेगा तो खरीदेंगे, तो आपने ऑप्शन ले ली 285 पे, दिल करेगा तो 285 का खरीदेंगे डॉलर हम। मार्केट में रेट 290, अब बताओ 285 का खरीदने, यस मार्केट में रेट 290 गया, आपने कहा जी मेरा तो दिल चाह रहा है 285 का खरीदने को, मैंने तो खरीदना है, लेकिन मार्केट में रेट 290 280 पे आ गया, अब आपका दिल चाहेगा 285 पे खरीदने का, नो। करेंसी ऑप्शन लोगे यू विल हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, जब दिल करे तो खरीदना, दिल करे तो ना खरीदना। एफआरए में बाइंडिंग है, रेट ऊपर जाए नीचे जाए, दिल करे या ना करे खरीदना पड़ेगा, लेकिन करेंसी ऑप्शन गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी। करेंसी ऑप्शन अगर आप ले लेते हो एफआरए की जगह तो वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और रूल बड़ा सीधा सा है, अगर तो ऑप्शन 3 महीने का वेट करोगे, आज एग्रीमेंट कर लिया ऑप्शन का, 3 महीने वेट किया, 3 महीने बाद अगर तो ऑप्शन के थ्रू डॉलर खरीदने में फायदा है तो ऑप्शन के थ्रू ले लेना, अगर मार्केट से खरीदने में फायदा है तो मार्केट से ले लेना। ऑप्शन गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये करेंसी ऑप्शन की कहानी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके जो अंडरलाइंग मजीद टर्मिनोलॉजीज है उनकी हम बात कर लेते हैं आगे चल के जी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट करेंसी ऑप्शन का क्या है? इट गिव्स कंपनी द फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ व्हेन देयर इज एन एडवर्स मूवमेंट। जब मुखालिफ हवा चलेगी कंपनी अपने आप को बचा लेगी, बट कंपनी विल बी एबल टू टेक बेनिफिट इफ देयर इज फेवरेबल मूवमेंट। अगर रेट आपकी फेवर में चलेगा तो उसके भी वो बिल्कुल वही बात है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू मुहावरा सुना हो ना, फायदा है तो खा जाओ, बुरा है तो थूक दो। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गए। नॉर्मली तो हम कहते हैं ऐसा नहीं होता भाई, अच्छा बुरा फेस करना पड़ता है, बट ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल गए कि भाई अच्छा तो ले लो खा लो, बुरा तो थूक दो। तो बट इट विल हैव अ कॉस्ट, फ्री की नहीं है। एफआरए तकरीबन समझो फ्री का, लेकिन ऑप्शन फ्री की नहीं है भाई, क्योंकि ऑप्शन आपको जो दे रहा है वो तो जिम्मेदारी उठा रहा है ना भाई, वो आपको गारंटी कर रहा है। बैंक, लेट्स अज्यूम देयर इज अ बैंक ऑन द अदर साइड जो आपको ऑप्शन दे रहा है, जैसे एफआरए बैंक के साथ हुआ, ऑप्शन भी बैंक के साथ एग्रीमेंट होती है। तो ऑप्शन एग्रीमेंट बैंक के साथ जब आप कर रहे हो तो बैंक आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, गारंटी दे रहा है भाई, दिल करे तो ले लेना, जब लेने आओगे मेरी जिम्मेदारी तुम्हें देना। बैंक आपको गारंटी दे रहा है कि 285 का डॉलर अगर लेना हो 3 महीने बाद आगे मुझे ले जाना, मार्केट में बेशक 290 का हो 300 का हो, मैं आपको 285 का दूंगा, ना लेना हो तो ना लेना। अब ये गारंटी जो बैंक देता है इसकी बैंक आपसे फीस चार्ज करता है, ठीक है। इसमें बैंक आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, बैंक आपसे बाइंग सेलिंग एग्रीमेंट कर रहा है, आपको बेच रहा है तो किसी खरीद के आपको बेच रहा है, बंदा बैंक अपना स्प्रेड कमा रहा है। यहाँ पे बैंक आपको गारंटी दे रहा होता है तो उसकी बैंक फिर कमीशन लेता है, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। ऑप्शन चूंकि कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी देती है तो कंपनी को इस फ्लेक्सिबिलिटी की कॉस्ट पे करनी पड़ती है बैंक को, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं, ठीक है जी। मजीद टर्म्स जो है इसकी ऑप्शन की उस पर भी बात करते हैं। ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा जी, करेंसी ऑप्शन जैसे हमने कहा इट्स अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन, एफआरए इज एन ऑब्लिगेशन। करेंसी ऑप्शन एग्रीमेंट आपने किया है तो इट इज अ राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन, मजबूरी नहीं है इसको ऑनर करना। इट गिव्स द कंपनी राइट टू बाय और सेल। अच्छा यहाँ पे फिर दो तरह की ऑप्शन का नाम आ जाता है। अगर आप राइट टू बाय लेना चाहते हो तो उसके लिए कॉल ऑप्शन यूज होती है। आपको होगी बैंक के पास जाके आई वांट टू बाय कॉल ऑप्शन ऑन डॉलर, इसका मतलब है आई वांट टू हैव अ राइट टू बाय डॉलर। अगर आप एक्सपोर्टर हो, डॉलर बेचने की ऑप्शन लेना चाहते हो, यू विल बाय पुट ऑप्शन। तो बाय कॉल सेल पुट ध्यान में रखना है। कॉल ऑप्शन कंपनी को करेंसी खरीदने का हक देगी, ऑप्शन कंपनी को करेंसी बेचने का हक देगी। अगर आप इंपोर्टर हो तो इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी पेमेंट करनी होती है ना, इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी खरीदनी होती है तो वो कॉल ऑप्शन लेगा। और अगर आप एक्सपोर्टर हो तो एक्सपोर्टर को तो प्रोसीड्स आती हैं, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था, आप $1 मिलियन खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हो 285 रुपए पे, दिस इज द स्ट्राइक प्राइस। इसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहा जाता है, इसको स्ट्राइक प्राइस भी कहा जाता है। तो जिस प्राइस पे आप ऑप्शन एग्रीमेंट करते हो
दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस। आगे की कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि जब आपकी ड्यू डेट आती है, कंपनी जिसके पास ऑप्शन है वो कंपेयर करती है मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या है और मार्केट में प्रिवेलिंग स्पॉट क्या है, उसके बाद फैसला करती है मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। ठीक है, वो हमने बात डिस्कशन में कर ली है। अच्छा, अब ये एक आखिरी पॉइंट, करेंसी ऑप्शन कैन बी परचेज ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर से मुराद फ्रॉम बैंक। एफआरए हमेशा बैंक से ही होता है, एफआरए हमेशा बैंक से ही होता है। तो हम कहते हैं, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एफआरए इज ओवर द काउंटर एग्रीमेंट। एफआरए इज ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, जिसको एब्रीविएशन में ओटीसी भी लिखा जाता है। एफआरए इज ओवर द काउंटर एग्रीमेंट, ओटीसी। और ओटीसी से मुराद है वो एग्रीमेंट जो बैंक से आप करते हैं, बैंक से निगोशिएट करते हो 1-to-1 डेस्क पे बैठ के, क्योंकि बैंक से जो भी डीलिंग होती है डेस्क पे होती है ना आपकी। अब बैंक के काउंटर पे जाते हो, बैंक के काउंटर पे अपनी रिक्वायरमेंट देते हो, बैंक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देता है अपनी फीस लेके। एफआरए ओवर द काउंटर एग्रीमेंट होता है बैंक के साथ। फ्यूचर एग्रीमेंट्स क्या वो बैंक के साथ थे? वो एक्सचेंजेस के साथ थे, ओवर द काउंटर नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एफआरए ओवर द काउंटर था, फ्यूचर एक्सचेंजेस से थे। ऑप्शंस दोनों तरह की होती हैं, ऑप्शंस ओवर द काउंटर भी होती हैं और एक्सचेंजेस भी होती, एक्सचेंजेस से भी मिलती हैं। ऑप्शन ओवर द काउंटर बैंक के पास जाओ, वो भी आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देता है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप एक्सचेंजेस से भी ले सकते हो। अगेन पाकिस्तान में ऑप्शन एक्सचेंजेस अवेलेबल नहीं है, ये भी आपको नॉलेज के लिए बता दिया गया है। अच्छा, जहां पे भी एक्सचेंजेस आ जाएंगी ना, वहां पे वही कहानी स्टैंडर्डाइजेशन की आ जाती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जैसे कहानी आ गई थी ना भाई, अपनी मर्जी की क्वांटिटी नहीं, अपनी मर्जी की करेंसी नहीं, कुछ सिलेक्टेड करेंसी की ऑप्शन अवेलेबल होंगी और कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से अवेलेबल होंगी। जब भी एक्सचेंज से आप डील करो, तो इसकी मिसाल बड़ी सिंपल है। आप ओवर द काउंटर जाना जैसे दर्जी से कपड़े सिलाना, और ट्रेडेड या एक्सचेंज से ऑप्शन लेना जैसे बाजार से रेडीमेड कपड़े लेना। जब आप दर्जी से कपड़े सिलवाते हो, एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 15 इंच कॉलर है, 15.5 कॉलर है, 15.25 कॉलर है, कितनी लेंथ, कितनी हाइट, कितनी उसकी चौड़ाई आपकी बॉडी के मुताबिक चलती है भाई, ये आपके साइज है, आपके मुताबिक बन गई। एग्जैक्टली ओटीसी भी ऐसा होता है भाई, कितने डॉलर खरीदने हैं, किस डेट को खरीदने हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको एग्रीमेंट बनाया जाता है। लेकिन कंपेयर करो रेडीमेड शर्ट से, रेडीमेड कहते हैं ये पड़े में 4 साइज जो पसंद है ले लो, आपके हिसाब से नहीं बनना। यहाँ पे 15 लेना, 15.5 लेना, 16 लेने, सारे रेगुलर फिट है, पतले मोटे, एक ही साइज है, जो लेना ले लो। वहां पे भी ऐसा ही है, स्टैंडर्ड साइज है भाई। $1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, 1.25 लाख पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट, एक लेना एक ले लो, दो लेना दो ले लो, आपकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से नहीं बने भैया। स्टॉक मार्केट में बिक रहा है तो मार्केट में स्टैंडर्ड चीजें बिकती है, मार्केट में आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं बिकती। जरूरत के हिसाब से चीज आपको ओवर द काउंटर ही मिलती है। दर्जी से कपड़े मिलेंगे ओवर द साइज के मुताबिक, बाजार से लेने हैं तो फिर देख लो जो अवेलेबल है, जो बेहतर लगता है ले लो। तो यहाँ पे एक्जैक्टली वही हिसाब है। लेकिन एफआरए ओटीसी था, फ्यूचर एक्सचेंज से ट्रेडेड था। ऑप्शन दोनों तरह के अवेलेबल है, ओटीसी भी है और ट्रेडेड भी है। लेकिन फिर भाई बात ट्रेडेड होगी तो स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी चीजें, ओटीसी में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। ओटीसी में आपकी जरूरत के मुताबिक जितनी खरीदो-फरोख्त करनी है, जिस तारीख को करनी है, मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ट्रेडेड ऑप्शन आर फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया। स्ट्राइक प्राइस मार्केट में कोटेड होती है। प्रीमियम आपको मार्केट में पे करना पड़ेगा अगर ट्रेडेड ऑप्शन ले रहे हो, प्रीमियम आपको बैंक को देना पड़ेगा अगर ओटीसी ले रहे हो। प्रीमियम जिस तरह प्राइस जिस करेंसी में होती है ना, करेंसी ऑफ प्राइस, जैसे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको बताया गया है पाउंड 1,25,000, लेट्स अज्यूम ये आपको कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये 62,500 लिखा था, हम ये यूज कर लेते हैं। आपको बताया गया कॉन्ट्रैक्ट 62,500 पाउंड का है। इसका मतलब पाउंड खरीदने हैं या बेचने हैं, 62,500 के मल्टीपल में एग्रीमेंट हो सकता है। पाउंड खरीदने हैं, बेचने हैं, पाउंड की खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट, तो पाउंड की कीमत दी जाएगी दूसरी करेंसी में। लेट्स अज्यूम आपको $1.4250 ये आपको प्राइस दी गई है ऑप्शन कि भाई आप चाहो तो पाउंड खरीदने का की ऑप्शन इस प्राइस में ले सकते हो, लेकिन प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम जिस करेंसी में प्राइस होती है ना, उसी करेंसी में प्रीमियम कोट किया जाता है। प्रीमियम कुड बी $0.05 पर पाउंड, प्रीमियम भी जिस तरह प्राइस पर पाउंड है, प्रीमियम भी पर पाउंड कोट किया जाएगा। प्रीमियम लेकिन पाउंड में भी कोट किया जा सकता है, प्रीमियम आपको पेंस में भी कोट किया जा, सेंट्स में भी कोट किया जा सकता है, जिसको हम 5 सेंट्स पर पाउंड इसका भी कोट किया जा सकता है। प्राइस पर पाउंड, प्रीमियम भी पर पाउंड। अब यहां से अगर हम बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि भाई अच्छा अब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम कितना बनेगा? आपका प्रीमियम $0.05 पर पाउंड है। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने पाउंड होते हैं? मल्टीप्लाई कर दो, टोटल प्रीमियम आ जाएगा। कितना प्रीमियम? 3125 क्या है ये? डॉलर। कोई अमाउंट करेंसी साइन के बगैर नहीं। पाउंड खरीदने की कीमत पे कर रहे हो ना, पाउंड खरीदने की कीमत दूसरी करेंसी में जाएगी ना। पाउंड खरीदने के लिए आप पेमेंट कर रहे हो तो पाउंड खरीदने की पेमेंट डॉलर में जाएगी। यहां पे लिखा नजर आ रहा है डॉलर में हमने पेमेंट करनी है पर पाउंड के हिसाब से, डॉलर में हमने पेमेंट करनी है पर पाउंड के हिसाब से। तो पहले हम प्रीमियम पे करते हैं इतना पर पाउंड के हिसाब से। जब हमने ये प्रीमियम पे कर दिया तो अब हमारी प्राइस
लॉक हो गई है हमारी ऑप्शन के साथ। अब हम चाहें तो इस प्राइस पे अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर हमें फायदा होगा, नहीं तो ना से। एग्जांपल्स हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देखते हैं, एग्जांपल 1 और 2। और आई बिलीव के ऑप्शंस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पास पेपर में हैं या नहीं क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एमसीक्यू हमें जो अवेलेबल है, एमसीक्यू में अवेलेबल है। हमें पास पेपर में करेंसी ऑप्शन पे कोई सवाल नहीं आया, तो हम ये 2 एग्जांपल्स डिस्कशन में लाते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे बात करेंगे। एग्जांपल 1 इज ऑन पेज 434, ऑप्शन की एग्जांपल 1 इज ऑन पेज 434। अच्छा, ये एक डाटा, इसको हम देखते हैं और वैल्यूएट करते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, सोल्यूशन में डिस्कशन में ही आपके पास आएगा। A company expects to pay euro 1 million to a supplier in Belgium. US company expects to pay euro 1 million to Belgium. US की home currency is dollar. It is now November and the payment is due in March. The company wants to use currency options to hedge the exposure. Each currency option is for euro 125,000. Contract size आ गया। The company needs to buy euro. अब ये ट्रांजैक्शन की एक्सप्लेनेशन आ रही है, पेमेंट्स करनी है तो you need to buy dollar to make payment to the supplier। और डॉलर यूरो बाय करने की ऑप्शन लेनी है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे? You need to buy a call or put. You need to buy call option on euro. So company should buy call options on euro. अच्छा, यहाँ पे भी बाय द वे वो असूल याद रखिए, मैच्योरिटी डेट का। यहाँ पे भी मैच्योरिटी डेट का असूल याद रखिए। जब तो आप थे ना एफआरए में, वहां पे मैच्योरिटी डेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया था क्योंकि वो ओटीसी था। आपने जिस तारीख को पेमेंट करनी है, 15 सितंबर को, 20 सितंबर को, जिस तारीख को आपकी रिसीट आनी है, 21 सितंबर को, 22 अगस्त को, एग्जैक्टली उसी डेट का एग्रीमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसकी मैच्योरिटी डेट खुद डिसाइड करते हो, बैंक से एग्री करते हो, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है कि आप इस तारीख को आके हमसे करेंसी खरीदोगे इस रेट पे, या इस तारीख को आके आपसे इतनी करेंसी इस रेट पे बेचोगे। लेकिन जब हम फ्यूचर में आए तो वहां पे हमने कहा भाई स्टैंडर्डाइज्ड डेटें होती हैं, हमें कॉन्ट्रैक्ट या अक्टूबर का मिलेगा या नवंबर का मिलेगा या दिसंबर का मिलेगा। और अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 31 अक्टूबर, नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 30 नवंबर, दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 31 दिसंबर। स्टैंडर्डाइज्ड डेटें होती हैं सेटलमेंट की। और फिर वहां पे हमने बात की थी कि हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लें। कॉन्ट्रैक्ट तो 3 आगे हमारे सामने, हम कौन सा लें? क्या रूल था? हम देखें कि हमारी डेट क्या है सेटलमेंट की, हमने किस दिन पैसे करेंसी बेचनी है, किस दिन खरीदनी है। जिस दिन हमने खरीदनी बेचनी है उस दिन उससे इमीडिएट अगला। जैसे अभी हमने आखिरी एग्जांपल देखी थी, 30 नवंबर को हमें पैसा आना था तो हमने 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। तो कल भी जैसे ने बताया था कि भाई अगर 29 नवंबर को पैसा आना है तो भी नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट, 1 नवंबर को पैसा आना है तो भी नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 31 अक्टूबर का पैसा आना है तो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट, 1 अक्टूबर का पैसा आना है तो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब ऑप्शंस पे आ जाए। ये तो थी एफआरए की कहानी, आपकी जरूरत के आपकी हिसाब से आपके मुताबिक तारीख। फ्यूचर की कहानी स्टैंडर्ड तारीख है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। ऑप्शन में भी क्योंकि ओटीसी भी है, काउंटर वाली भी है, एक्सचेंज वाली भी है। काउंटर वाली है आपके हिसाब से तारीख, जो तारीख चाहिए इस तारीख का एग्रीमेंट ले लो बैंक से। लेकिन अगर हैं एक्सचेंज वाली तो वही तरीका सिलेक्शन का। यहां पे भी वैसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ऑप्शन अवेलेबल होंगी। आपने कौन सी ऑप्शन लेनी है? वही असूल जो हमने फ्यूचर में डिस्कस किया। भाई हमने पेमेंट या रिसीट किस तारीख की है, उस दिन की या उससे अगली तारीख की ऑप्शन ले लो। ठीक है, तो क्योंकि ऑप्शन आपको राइट टू बाय और सेल देती हैं अप टू द मैच्योरिटी डेट। ऑप्शन आपको राइट टू बाय और सेल दे रही है अप टू द मैच्योरिटी डेट। फ्यूचर तो था ही नॉन डिलीवरेबल ना, उसे तुमने खरीदना ही था। यहां पे हम कह रहे हैं हम खरीद सकते हैं, तो मुझे अगर 30 नवंबर को पेमेंट करनी है तो मुझे 30 नवंबर को खरीदना है, मुझे 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेना है। मुझे अगर 15 नवंबर को पेमेंट करनी है तो भी मैं 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लूंगा, क्योंकि 30 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट विल गिव मी ऑप्शन टू बाय अप टू 30 नवंबर, 30 नवंबर तक जब मर्जी खरीद लूं मैं। ठीक है, तो ऑप्शन गिव्स अस राइट टू बाय। तो ये स्टेटमेंट हमारे नोट्स में लिखी भी हुई है, अगर मैं गलती नहीं करता तो मैं इसको हाईलाइट कर दूं। ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट, मैं स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से कर रहा हूं। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट की डेट 30 नवंबर है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की डेट 31 अक्टूबर है। तो हम डेट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो रूल भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, हमने कहा जी हमने यूरो की पेमेंट करनी है तो हमें यूरो की कॉल ऑप्शन बाय करनी है। और मैच्योरिटी डेट कैसे सिलेक्ट की जाती है उस पर हमारी बात हो गई है। पेमेंट आज नवंबर है, पेमेंट मार्च में ड्यू है, तो हमें मार्च के एंड की या उससे अगली कोई डेट लेनी है। अगर मार्च की अवेलेबल है तो हमें वो ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, अब सपोज कंपनी चूजेस स्ट्राइक प्राइस ऑफ $1.24 पर यूरो। अच्छा, यहाँ पे अब इस वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। कंपनी चूजेस, जब ऑप्शन की बात आती है तो देयर आर मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल। कंपनी अपनी मर्जी से प्राइस चूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डॉलर की पेमेंट करनी है, आज क्या तारीख चल रही है, 21 जुलाई, आपने 30 नवंबर को डॉलर की पेमेंट करनी है। आपको
मार्केट में प्राइसेस डिफरेंट अवेलेबल है। चाहो तो 290 का पे डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट कर लो, चाहो तो 291 में ले लो, चाहो तो 289 का ले लो, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। वैसे बाय द वे अगर आपको चॉइस दी जाए कभी 89, 90, 91 किस पे एग्रीमेंट करना चाहोगे? 89, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवर में आपके, इसका प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा भाई, ठीक है। 291 का लेना एग्रीमेंट, उसका प्रीमियम कम होगा, सिंपल सा असूल है। तो स्ट्राइक प्राइसेस मार्केट में कई अवेलेबल होती हैं, आप कोई एक प्राइस सेलेक्ट करते हो। हाउ टू सेलेक्ट प्राइस, अगेन C54 का रूल है। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि उससे चूजेस लिखा हुआ है, तो आपको पता हो भाई कंपनी के पास ऑप्शन होती है, कभी हमारे पास डिफरेंट प्राइसेस हैं, हम अपनी मर्जी से कोई प्राइस ले सकते हैं। किस असूल के तहत बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें एग्जाम में प्राइस दी जाएगी, हमें प्राइस ही एक दी जाएगी, हम उसी पे बात करेंगे। हमें मल्टीपल प्राइसेस में से चूज करने को नहीं कहा जाएगा, वो हमारे स्कोप में नहीं है। तो जनाब कंपनी ने 1.24 पे एग्रीमेंट किया। चूंकि यूरो की खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट है तो प्राइस हैज टू बी इन अदर करेंसी। यूरो की खरीदो फरोख्त का एग्रीमेंट तो प्राइस हैज टू बी इन अदर करेंसी, तो उसने कहा डॉलर में प्राइस है यूरो की। एंड द प्रीमियम फॉर मार्च कॉल ऑप्शन, हमने यहां पे डिसाइड किया था ना कि हमें चूंकि हमारी पेमेंट मार्च में है तो हमें असूलन मार्च की ऑप्शन ही लेनी है। अगर हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल तीनों ऑप्शन दी जाती तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो यहां पे उसने कहा जी मार्च ऑप्शन सेलेक्ट हो गई है, मार्च की कॉल ऑप्शन सेलेक्ट हो गई है, ये प्राइस सेलेक्ट हो गई है और प्रीमियम उसका 3.43 सेंट्स पर यूरो है। जिस करेंसी में प्राइस होती है उसी करेंसी में प्रीमियम होता है। प्राइस भी डॉलर पर यूरो है, प्रीमियम भी डॉलर नहीं तो सेंट पर यूरो, एक ही बात है जी, सेंट्स पर यूरो है, ठीक है। अब आपने जब हेज करना है, हेज आप कैसे बनाते हो? आप देखते हो आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, अमाउंट भी हेज डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज। आपको 8 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है। आपको हेज बनाना है, ये आपका हेज बनेगा। मैं अगर एक स्टेटमेंट से थ्रू वहां पे स्टेटमेंट कुछ लिखी हुई है, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट के थ्रू इसको दोबारा समराइज वे में यहाँ पे आपके सामने चीज ले आऊं। आपको नवंबर में जब ये ट्रांजैक्शन हुई, नवंबर में आपको हेज सेटअप करना है। आप करोगे सेटअप करेंसी ऑप्शन हेज। करेंसी ऑप्शन हेज कैसे सेटअप किया जाता है? सबसे पहले आपको फैसला करना है आपको कौन सी ऑप्शन खरीदनी है, कॉल या पुट। हम एग्जांपल 1 के हिसाब से चल रहे हैं, वी नीड टू बाय कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन किस करेंसी की? जो करेंसी खरीदनी है यूरो। दूसरी बात, आपको कॉल ऑप्शन किस महीने की चाहिए? जनवरी, फरवरी, मार्च? मार्च की चाहिए। और प्राइस हमें उसने बता दी है डॉलर पर यूरो, हमें उसको सिलेक्ट नहीं करना, 1.24 है, ये जी आपकी प्राइस है। आखिरी चीज यहाँ, एक आखिरी नहीं, यहाँ पे अगला स्टेप आता है कॉन्ट्रैक्ट का। ये स्टेप लगभग वही है ना जैसे हमने फ्यूचर में देखे थे, बाय सेल, वहां पे था बाय सेल, यहाँ पे कॉल और पुट है, होना यहाँ पे बाय ही है। यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय होना है, लेकिन या कॉल ऑप्शन बाय होगा या पुट ऑप्शन बाय होगा। उधर था बाय फ्यूचर, सेल फ्यूचर, यहाँ पे बाय कॉल, बाय पुट, ठीक है। तो मार्च डेट भी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट टू बी हेज 1 मिलियन यूरो डिवाइड विद कॉन्ट्रैक्ट साइज 125,000 यूरो, कितने आए? 8। फ्यूचर की कहानी तो यही खत्म हो जाती है क्योंकि फ्यूचर में आपने प्रीमियम नहीं पे करना होता, ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपने जब सेलेक्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो आपको पेमेंट भी करनी पड़ेगी प्रीमियम की, पेमेंट करनी पड़ेगी प्रीमियम की। प्रीमियम कितना है आपका? 3.43 सेंट्स है। इसको 100 से डिवाइड कर दो, डॉलर बन गए, डॉलर बन गए। ये डॉलर पर यूरो है। तो आपने कितने यूरो की ऑप्शन ली है? आपने 1 मिलियन ऐसे नहीं उठाओगे, आपने 8 कॉन्ट्रैक्ट्स 1,25,000 यूरो के लिए हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं ऐसे करना है कि आपने यहां पे अक्सर राउंड अप किया होगा। अगर आपको इसको उठाने की आदत पड़ेगी ना, आप गलती कर दोगे। आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं उन पे प्रीमियम आपने पे करना है। तो ऑलवेज पिक द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये राउंड ऑफ के साथ भी आ सकते हैं, 1 मिलियन नहीं उठाना। तो जनाब बताइए यहां से कितना बना प्रीमियम? डॉलर में बनेगा ये प्रीमियम, ये 34,300 डॉलर। ये है सेटअप हुआ आपका। ये प्रीमियम आप पे करेंगे, फिर आप बाय कर रहे हैं 8 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन के यूरो के इस प्राइस के। अब आपका हेज सेटअप हो गया। दिस इज सेटिंग अप हेज। हेज हमने सेटअप कर लिया। ये कहानी है सेटअप की तो हमें इधर ही बता दी थी एग्जांपल में। हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? एवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द हेज इफ द स्पॉट रेट इन मार्च इज। अगर मार्केट में स्पॉट रेट यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए, बताओ हेज का बनेगा क्या? इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, आपको 1 मिलियन डॉलर कितने के पड़ेंगे? 1 मिलियन यूरो कितने के पड़ेंगे अगर रेट यहां पे आ जाए तो? अगर रेट यहां पे आ जाए तो बताओ आपकी ट्रांजैक्शन कैसे क्लोज होगी? ठीक है, तो जनाब हम दोनों सिनेरियोज में ट्रांजैक्शन क्लोज करना आप सीखेंगे। हेज बना लिया। अब मार्च में 2 ऑप्शन हो सकती हैं जिसमें हम हैप्पी या सैड दोनों पैटर्न देख चुके थे ना। तो यहां पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है हमारे साथ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 है आपका स्पॉट इन मार्च आ जाएगा डॉलर पर यूरो कितना? 1.2350। ये केस नंबर 1 है जी। अच्छा जी, अब जरा ऑप्शन हेज का क्राइटेरिया मैकेनिज्म दोबारा रिकॉल करें। हमने कहा था हम ऑप्शन एग्रीमेंट कर लेते हैं जब हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में एंटर होते हैं। फिर जब ट्रांजैक्शन सेटल होने का टाइम आता है, हम देखते हैं मार्केट में रेट क्या चल रहा है और उसके बाद फैसला करते हैं कि हमने ऑप्शन के थ्रू यूरो बाय करना है या मार्केट से बाय करना है। ऐसा ही है। तो अब हमें 1 मार्च को स्पॉट वर्सेस स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस करना है। तो जनाब
डॉलर पर यूरो। स्पॉट 1.2350 है और कंपेयर कर लो इसको स्ट्राइक प्राइस से 1.2400। अब बात क्या हो रही है, हमने यूरो बाय करने हैं। अब बोलो आपने यूरो बाय करने हैं, कितने डॉलर पे करना चाहोगे, ये या ये? आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है यूरो इस पे खरीदने का, 1.24 डॉलर के बदले यूरो लेने का। मार्केट में आपको 1.23 का मिल रहा है, तो व्हाई वुड यू एक्सरसाइज ऑप्शन? एग्रीमेंट के अगेंस्ट तो कुछ महंगा मिल रहा है ना, तो आपका डिसीजन वेरी ऑब्वियस है। आपका डिसीजन है डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। इन अदर वर्ड्स, बाय यूरोज फ्रॉम ओपन मार्केट एट स्पॉट रेट इन मार्च। ये हमारा डिसीजन आ गया जी। ये डिसीजन है। जब एवेल्युएट कहा जाता है तो एवेल्युएट का मतलब होता है पैसे बताओ खर्चा कितना लगेगा। तो जनाब हमारी ये कहानी बनेगी ना, हमारी बनेगी हम बाय करेंगे यूरो 1 मिलियन एट स्पॉट। यूरो बाय करना है, सेकंड करेंसी बाय करनी है, मल्टीप्लाई होना है इनटू 1.2350, ऐसा ही है। तो ये बनेगी करेंसी डॉलर 12350 ऐसा ही है। लीजिए जी, हमें इतने डॉलर ये यूरो बाय करने के लिए इतने डॉलर पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें ऑप्शन में ख्याल रखना है कि भाई यही यूरो बाय करने के लिए एक अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो भी इसमें ऐड करना पड़ता है। भाई इसमें ऐड प्रीमियम ऑलरेडी पेड 34,300 डॉलर। तो लीजिए जी, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन यूरो कितनी बनी? 1269300 डॉलर्स। ये हमारी टोटल कॉस्ट। एवेल्युएट द हेज। केस नंबर 1, जब मार्केट में यूरो की कीमत ये हो जाए, ये यूरो की कीमत है डॉलर में, जब मार्केट में यूरो की कीमत 1.235 डॉलर्स हो जाए, हमारा फैसला होगा हम मार्केट से ही यूरो खरीदेंगे, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो हमारी है वो महंगी है। हमारे ऑप्शन के तहत हमें महंगा यूरो मिलना है, हम मार्केट से लेंगे, मार्केट से यूरो बाय करेंगे और जो प्रीमियम ऑलरेडी पे किया है वो एज एडजस्टमेंट टू द कॉस्ट शो करते हैं। एवेल्युएशन ऑफ ऑप्शन हेज। ऑप्शन हेज सेटअप, then option hedge evaluation. Option hedge setup, then option hedge evaluation. Any question? केस 2 भी इसका डिस्कस करते हैं इसी एग्जांपल का। केस 2 में स्पॉट रेट इन मार्च कहां गया? डॉलर पर यूरो 1.2450। हमने कहा कि जब हमारी ट्रांजैक्शन की मैच्योरिटी आती है, जब हमारी यूरो की पेमेंट का टाइम आएगा, हमने फैसला करना है कि हमने यूरो बाय कहां से करने हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट या मार्केट से। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं स्पॉट को स्ट्राइक प्राइस से जो ऑप्शन की है। अब स्पॉट चल रहा है डॉलर पर यूरो 1.2450 और स्ट्राइक प्राइस है 1.24। व्हाट इज योर डिसीजन? इतने डॉलर के बदले यूरो लेना है, स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, मतलब हमने ऑप्शंस के थ्रू एक्सरसाइज करनी है। बाय डॉलर, बाय यूरो, by exercising option. तो इसको buy euro through exercising option. डिसीजन है ऑप्शन एक्सरसाइज करो और यूरो बाय करो वहां से। तो इसका मतलब हम 1 मिलियन यूरो बाय करेंगे 1.24 डॉलर के हिसाब से। तो हमारी कॉस्ट बनी 1240000। ये डॉलर हमारी कॉस्ट है और उसी तरह इसमें ऐड प्रीमियम एज बिफोर 34,300। टोटल कॉस्ट 1274300। अच्छा जी, अब ये दो केस आपके सामने हैं। इन दोनों केस का कंपैरिजन एक लास्ट वर्डिंग ऑप्शन की सुन लीजिए। हमने हेज क्रिएट किया इस प्राइस पे, मार्केट में एक्सचेंज रेट मूव करके यहां से यहां मूवमेंट, इज इट एडवर्स मूवमेंट और फेवरेबल मूवमेंट? दिस इज अ फेवरेबल मूवमेंट, दिस इज अ फेवरेबल मूवमेंट एंड दिस इज एडवर्स मूवमेंट। फेवरेबल मूवमेंट इसलिए कि हमने जो एग्रीमेंट किया था वो हाई प्राइस पे था, यहां पे जो प्राइस मिली है उससे हमें फायदा है, ऐसा ही है ना। दिस इज फेवरेबल मूवमेंट। यहां पे हमारे एग्रीमेंट से प्राइस जो मूव होकर गई, ये हमारा नुकसान होता है यहां पे। दिस इज कॉल्ड एडवर्स मूवमेंट। जब ऑप्शन हेज, जब भी एडवर्स मूवमेंट होगी ऑप्शन हेज एक्सरसाइज होगी, जब भी फेवरेबल मूवमेंट होगी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगी। मार्केट से आप खरीदो फरोख्त करोगे। अगेन एमसीक्यू के रेफरेंस से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ये चीजें एमसीक्यू में इस तरह पूछी जा सकती हैं। फेवरेबल एडवर्स मूवमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं आपके लिए, ठीक है ना, कि भाई एग्रीमेंट के रेट का स्पॉट से कंपैरिजन कर लो, पता लग जाएगा कि मार्केट यहां से लेकर यहां चली गई है, मार्केट हमारी फेवर में मूव किया, मार्केट हमारी अगेंस्ट मूव किया। तो दिस इज फेवरेबल एडवर्स। एंड रूल हमने अभी खुद ही देखा है, जब भी फेवरेबल मूवमेंट होगी हम ऑप्शन एक्सरसाइज, जब भी एडवर्स मूवमेंट होगी हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे।
अच्छा, अब इसका एक फाइनल आउटकम, एडवर्स मूवमेंट जितनी मर्जी एडवर्स हो जाए, 1.245 हुआ है, 1.27, 1.3 पे चला जाए, हमारी कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होगी। मार्केट में यूरो $2 का हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट है। दिस इज आवर कंपनीज मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट। एडवर्स मूवमेंट के केस में ये हमारी मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट है, इससे ज्यादा हमारी कॉस्ट किसी सूरत हो ही नहीं सकती। जब हमने हज कर लिया, अब हमारी कॉस्ट इससे ज्यादा कभी नहीं होगी, क्योंकि जितनी मर्जी यूरो की कीमत बढ़ जाए, हमने यूरो 1.24 पे ले लेना है, प्रीमियम ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, हमारी कॉस्ट यहां पे बुक है। लेकिन यूरो जितना सस्ता होता जाएगा, हमारी कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी। मतलब इधर को हमने लॉक कर लिया अपने आप को, एडवर्स मूवमेंट पे हमने आपको लॉक कर लिया। भाई मूवमेंट हवा हमारे खिलाफ चले, हमें नुकसान एक हद तक है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन हवा हमारी फेवर में चलेगी तो हमारी पतंग जितनी मर्जी ऊपर ले जाओ, उसमें कोई कैद नहीं है। ठीक है, जितना नीचे गिरता जाएगा रेट, उतना फायदा हमें होता जाएगा। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, फायदा है ना तो फायदा में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन कॉस्ट में लिमिट है, इससे ऊपर कॉस्ट नहीं जाएगी। जी बेटा, प्रीमियम बड़ा अच्छा सवाल आपके साथी ने किया है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के हिसाब से चल रहे हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में तो राउंडिंग ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं। अच्छा, इस केस में तो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की, इसमें तो चीज एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां पे तो हमने मार्केट से खरीदे ना डॉलर, तो हमने $1 मिलियन खरीदे हैं। हमने यहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज की है, हमने यहां पे ऑप्शन एक्सरसाइज की है। जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो भाई जो ऑप्शन है वही एक्सरसाइज होगी ना। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूं, आपकी जो निशानदेही के ऊपर हमारे पास 8 कॉन्ट्रैक्ट 125,000 यूरो के हैं, यही एक्सरसाइज होंगे। वो ज्यादा बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे 1 मिलियन यूरो ही बनते हैं। अच्छा, ऑप्शंस में अगर राउंडिंग ऑफ हुआ होगा तो हम अपनी जरूरत से ज्यादा या कम यूरो खरीद लेंगे। जो हमारा स्कोप हमें बताया गया है जैसा किताब में, वी एक्सपेक्ट कि हमें ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें हम अपनी जरूरत से ज्यादा करेंसी खरीदो फोर्स कर लें। बट एज अ गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूं, हमें 1 मिलियन यूरो बाय करने हैं, हमें 1 मिलियन यूरो बाय करने हैं। लेकिन हमें सवाल बनाया ऐसा जाएगा ऑप्शन में कि राउंडिंग ऑफ नहीं हुई होगी, हम एग्रीमेंट के थ्रू 1 मिलियन ही बाय कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम 1 मिलियन से ज्यादा बाय कर ले तो अब खुद आप सोच के बता दो क्या करना पड़ेगा हमें। एग्रीमेंट हमारा है से 1.1 मिलियन, हमें एग्रीमेंट के थ्रू 1.1 मिलियन यूरो खरीदना पड़ गया। अब क्या करें? 1 लाख ज्यादा आ गया, क्या करें? भेज दो, क्योंकि एग्रीमेंट तो ऑनर करना है ना भाई। लेकिन फिर करो हमें ऐसा सवाल आएगा नहीं, आ जाए तो परेशान नहीं हो जाते, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कर लेते हैं, मुझे तो 1 मिलियन चाहिए था यूरो, ये मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के 8 कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ज्यादा आ गए हैं, तो ज्यादा आ गए तो क्या करें? भेज दो। कम आया तो खरीद लो, राउंडिंग डाउन भी तो हो सकता है ना, हो सकता है हमें 1 मिलियन चाहिए, ये तो 9 लाख आया यार, अब बाकी क्या करें? खरीद लो, मार्केट से खरीद लो। ठीक है, तो ट्राई टू थिंक लाइक अ मैन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस, कि भाई मैं जिम्मेदार हूं, मैंने ये लायबिलिटी सेटल करनी है, मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, मेरा ये लेन देन हिसाब खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। तो थिंक लाइक दैट, तो आपको काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये सारी चीजें प्रैक्टिकल होती हैं, किताबी बातें जरूर है, लेकिन इनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल दो तो ट्रांजैक्शन दिया ना, आप इनको फॉलो कर सकते हो बड़ी आसानी से। और रिस्क मैनेजमेंट बल्कि बीएफडी में तो मैं कहता ही हूं, अगर इनको मैथमेटिक्स लेके चलोगे तो आपसे होगा ही नहीं। यहाँ पे तो बेसिक्स है ना, मैथमेटिक्स के तौर पे भी हो जाता है। फाइनल लेवल पे जब जाते हैं तो अगर आप उसको एज अ फाइनेंस मैनेजर नहीं सोचते, इतने ज्यादा वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं कि आपसे संभाले नहीं जाते, उनको मैथमेटिक्स के तौर पे नहीं याद कर सकते, उनको बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पे लेके चलते हो तो ही याद रहते हैं वो। ठीक है, तो ये जनाब हमने पेमेंट्स की कहानी ऑप्शंस की देखी है। हमारी अभी रिसीट्स की कहानी रहती है, सिमिलर लाइंस पे हम रिसीट को भी डिस्कस करें मंडे को, और इंशाल्लाह डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी मंडे को। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।